हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच सुमन कुमार पंडित जी हैं, जिन्होंने अभी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जो वैकेंसी डिटेल था आपका 07/2020, इसमें यूडीएचडी की वैकेंसी थी, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट की। इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन सुमन जी। थैंक यू। और इसमें आपका बहुत अच्छा रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हुए हैं और आपकी पोस्टिंग भी आई थिंक आप मिल चुकी है ना? पोस्टिंग भी मिल चुकी है। तो आज हम लोग मेनली जो बात करने वाले हैं बीपीएससी आईटीआई वाइस चांसलर का जो एग्जाम्सन्स है। आपको भी पता है 25 दिन के बाद एग्जाम्सन्स हैं, 25 डेज के बाद आप लोग का एग्जाम्सन्स हैं। 14 जुलाई जो डेट आप लोग को मिला हुआ है। तो लास्ट 25 दिन या 20-25 दिन जो हमें बचे हैं, इसमें किस तरीके से इफेक्टिव हम लोग यूटिलाइजेशन कर पाए, सच डेट हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। जैसा कि इन्होंने अभी जो पेपर दिया है, पेपर 4 जो बीपीएससी एई में, जो बीपीएससी एई के थ्रू जो इनका सिलेक्शन हुए हैं, तो बीपीएससी एई में पेपर 4 जो होता है जनरल इंजीनियरिंग साइंस है, जो कि कॉमन सिलेबस है हमारे पास बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल से। ठीक है, तो बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल में जनरल इंजीनियरिंग साइंस प्लस एक एप्टीट्यूड से मैंने यहाँ पे पढ़ता है कि एप्टीट्यूड पोर्सन पढ़ता है, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग पोर्सन आते हैं। तो बस आप हमारे व्यूअर्स को मिली ये जानना है, मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ते पेपर 4 में लास्ट 1 मंथ के लिए किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करें, सच डेट हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सके। एप्टीट्यूड तो वो आपका 50 मार्क्स का, उसमें तो मैक्सिमम स्कोर करना ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा बताइएगा क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखिए, लगभग 1 मंथ का टाइम है। टाइम कम है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। हाँ, इसमें जो बिल्कुल लोग पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं उसके लिए तो और भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अभी रनिंग में है उनके लिए भी मतलब इसमें तो मेनली 2 पार्ट है। एक तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला जो बताया आप, फिर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों पोर्शन। जो लोग सिविल के हैं उनके लिए तो अलग से फिर सिर्फ 2 पढ़ना है। सिविल तो वो लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, किसी एक जो पर्टिकुलर ब्रांच का दोनों पार्ट। अच्छा, दोनों पार्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, 2 पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी एक पार्ट तो मतलब उसमें तो आपको 100% करना ही है। जो बच्चे सिविल के हैं उनको सिविल में 100 to 100 करना है, ये सोच ले। जो मैकेनिकल के लिए उनके लिए अपना उस मैकेनिकल में करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल में करेंगे। बाकी जो 2 पोर्शन बच गए, जैसे सिविल के बच्चे हैं उनके लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है कि मैकेनिकल के जो कुछ पोर्शन है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ये सब उनका पढ़ा हुआ है। जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनके लिए भी उनका तो अपना जो है वो तो है, ठीक है। और बाकी रह गया सिविल और मैकेनिकल से, तो उनको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। यही है। और फिर आप ये कह सकते हैं कि अपने पेपर तो 100% करना है। बाकी जो बाकी के पेपर्स हैं उनमें आपको एफर्ट लगाना है। ओके, मतलब आप ओवरऑल ये बोलना चाहते हैं जिनका जो पेपर है, जिनका जो कोर ब्रांच है, चाहे वो मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से, वो पोर्शंस तो अपना एक पेपर तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले के इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल के मैकेनिकल, सिविल का सिविल, बाकी रेस्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो सबको एफर्ट लगाना पड़ रहा है। हाँ। तो इसलिए आपको तो वो करना पड़ेंगे। वो इसी के लिए क्या करना चाहिए या फिर किस तरीके से इसको करना चाहिए? देखिए, आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा, ठीक है, या फिर आप जहाँ से स्टडी फॉर्मेटर है, हाँ, जहाँ भी आप स्टडी किए हैं, तो वहाँ से आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा। आप एक प्रॉपर प्लान तैयार कीजिए। 1 मंथ का है लगभग, तो एग्जाम से कुछ दिन पहले तक का ही। ऐसा नहीं कि हम लास्ट टाइम में किसी एक पेपर को देख रहे हैं, अभी हम अपना पेपर पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम में फिर जो सिविल वाले हैं वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, तो फिर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आपको अभी से एक स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा कि एग्जाम से 5 दिन पहले या उससे कुछ, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, तो कुछ दिन पहले ही हमारा सारा का सारा पेपर खत्म हो जाए। प्लस जो टेस्ट आप दे रहे हैं, सारा टेस्ट का पेपर भी हम अच्छे से एनालाइज कर लें कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, कितना कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट्स है, ठीक है। मैकेनिकल में जो SMT है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर मशीन्स है, वो सारा सब कुछ एनालाइज करके आपको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में देना है। नो डाउट ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन कम टाइम में ही आपको ज्यादा करना है, तो थोड़ा इफिशियंसी आपको बढ़ाना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपको टाइम देना होगा, उसके बिना कोई एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे में आप यदि कोई बच्चे सिविल से हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट, उनको जो भी रिसोर्सेस आप फॉलो कर रहे हैं उस पे आप स्टिक रहेंगे। कुछ बच्चे जो टेस्ट का जो हम बात कर रहे हैं, टेस्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो होते हैं,
उसमें क्या इफेक्टिवली रहेगा और किस तरीके से टेस्ट देना चाहिए सच डेट के एग्जामिनेशंस में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें? नो डाउट आपका एग्जाम तो ऑफलाइन है, ऑफलाइन टेस्ट ज्यादा बेहतर है ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट ज्यादा बेटर है। हमको भी जब भी यहाँ पे तो बहुत लगभग हम 200-250 टेस्ट दे चुके हैं यहाँ फॉर्मेट में 200-250 टेस्ट दिए टोटल 2017 बैच मेरा नहीं हुआ था, 2017 वैकेंसी मेरा नहीं हुआ था आपका। तो उसके बाद से 2017 में आप इंटरव्यू तो दिए थे? इंटरव्यू हम दिए हुए हैं। 2017 में इंटरव्यू दिए थे और 2019 में मेरा इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ था। इंग्लिश में 2 मार्क्स मेरे कैंप रह चुके थे। हाँ, 2019 में 2 मार्क्स आपका इंग्लिश में के वजह से नहीं हुआ था, टोटल मेरा 2 मार्क्स कम रह गया था। बाकी फिर इधर 7-20 में मेरा हो गया। तो ये जो आप सुमन जी, हम पेपर 4 के लिए ही बात करें, पेपर 4 में आपका जब इंस्टीट्यूट में आप टेस्ट देने आते थे तो अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स रहते थे, और फाइनली जो बीपीएससी में आप दिए अप्रोक्सीमेट क्या डिफरेंसेस आप फेस किए? मतलब देखिए पेपर 4 में तो सिविल और मैकेनिकल आराम से बन जाता था, क्योंकि मैं सिविल का स्टूडेंट था, तो लगभग दोनों मैच करता था। एक आध पेपर देख ले, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया और एसएमटी जो बताए थे, एचएमटी मास्टर, हाँ वो तो उसमें मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बाकी फंसा था इलेक्ट्रिकल एक ऐसा पोर्शन था कि जिसमें यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा टफ भी होते थे। 7-20 में कोई इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस पूछे हैं टफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7-20 में जो क्वेश्चंस आए थे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। 7-20 का जो पेपर का लेवल था वो अभी तक ये एग्जाम का सबसे बढ़िया लेवल है। किसी भी कोई भी स्टूडेंट दिया अभी तक उतना हाईएस्ट मार्क जो 1-19 में लड़के 300 प्लस स्कोर करते थे, यहाँ थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। ये चाहे पेपर 5 का बात कर ले, पेपर 6 का बात कर ले, लेकिन पेपर 5 और पेपर 6 में आपको मतलब 80+ तो करना ही है। आपको अपना 100% लगाना है, बाकी स्कोर तो आपको उतना करना ही है। और पेपर 3 और पेपर 4 में तो ऑन एवरेज मान लीजिए तो आपको कम से कम वही 70 के आसपास तो रखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पेपर 4 इंजीनियरिंग साइंस का पेपर आउट ऑफ 100 70 के आसपास में रखना है। वैसे आपको पेपर के लेवल पर डिपेंड कर जाता है। हाँ, मतलब यदि पेपर आसान हुआ तो आप उससे ज्यादा लाना पड़ेगा। देखिए 3 तरह के क्वेश्चन, एक तो इजी, मॉडरेट और हाई लेवल। इजी मॉडरेट आपको करना ही है, मॉडरेट में भी आप नहीं चूक सकते, ये तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। मॉडरेट भी आपको करना ही है, गलती की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। दोनों में तो बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है। फिर रह गया आपका जो हाई लेवल का है, उसमें से देखिए कितने क्वेश्चंस निकलते हैं, कितने बनते हैं, थोड़ा ध्यान से उसको लास्ट में करना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन पे फंसने का ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे, सपोज कीजिए कि आप मतलब 4-5 मिनट उस पर दे दिए और बाद में जाके पता चलता है कि उसमें क्वेश्चन एरर है, फिर आप तो उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं बाद में उसको। तो बीपीएससी में 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हर एक पेपर में मिल जाएंगे कि वो प्रॉब्लम है वहाँ। ओके, लास्ट टाइम भी देखा जाए तो आउट ऑफ 400 384 पे आई थिंक कैलकुलेशंस वगैरह हुए थे। 384 पे तो ये मैटर करता है। आई थिंक 7 क्वेश्चंस मतलब मैनेज हुए आपका टोटल कितने 200 क्वेश्चंस। आपके पास टाइम्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो स्टार्टिंग के 1 मिनट आप थोड़ा एनालाइज कर लीजिए कि पेपर देख लीजिए उल्टा के 50 क्वेश्चंस है तो सारे एक बार देख लीजिए कि कैसे हमको क्या, उसके बाद सीधा लग जाइए, उसके बाद पेपर स्टार्ट कीजिए अपना। चलिए ठीक है, ये रही बात पेपर 4 के बारे में हम लोग ने कंप्लीट बात किया। बस एक चीज और लास्टली पूछना चाहेंगे शुभन जी कि जैसे पेपर 4 पहले तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश ये करना है कि जैसे में कोई बच्चा जो सिविल से है, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल, तो अपने पहले ब्रांच पेपर सॉल्व कर लें, उसके बाद दूसरा पेपर सॉल्व करें, या फिर वहाँ तो रैंडम रहता है ना। हाँ, अच्छा क्वेश्चंस वहाँ पे रैंडम होते हैं, तो रैंडमली ही आपको, लेकिन फिर भी जो मतलब आपको इजी वे में लग रहा है पहले उसको अटेम्प्ट कर लें। हाँ, पहले आप एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि शुरू जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे ना और जो छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे वो तुरंत बन जाएंगे। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। यदि टाइम दे रहे हैं ज्यादा तो समझिए कि आगे वाला क्वेश्चन आपको छूट रहा है। ओके, टाइम मिलेगा नहीं। टोटल ये इसमें तो 3 घंटे का पेपर है ना। हाँ, ये RDFS 3 घंटा में फिर आइरिस स्कैन है, फिर बबल फिलिंग्स है। इस समय आइरिस स्कैन में कभी-कभी तो 4-5 मिनट तो ऐसे ही ले लेगा। आइरिस स्कैन, बबल, सिग्नेचर्स हो गए, टाइम टेकन, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसका जरूर ख्याल रखें। ओवरऑल इफेक्टिवली जो टेस्ट दिया जाए तो 42 आवर 45 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट मान के चला, आराम से आपको 10-15 मिनट तो उधर ले ही लेगा। ओके, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रिपेयर होने में भी तो टाइम ले लेते हैं ना, उसमें ऐसा है। ओके, चलिए ठीक है। और आप लोग का यदि कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करें, उस पर डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली जरूर हम लोग बात करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आपके सामने आने का।
और बाकी कोई सजेशन लास्ट में समझ जी, कोई सजेशन? हाँ, यदि आपको क्वेश्चंस जैसे फॉलो कर रहे हैं तो पहले तो आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लीजिए। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 3-4 एग्जाम्स हो चुके हैं, हाँ, उसको पहले अच्छे से फॉलो कीजिए। और एक यूथ पब्लिकेशन का अभी आ रहा है जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया का जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, उसको कीजिए। उसमें कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का आपको छांटना पड़ेगा, जो कंट्रोल सिस्टम का दिया हुआ, पावर सिस्टम का भी दिया हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन छांट के आप मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन पोर्शंस में ले रखना है, क्योंकि वही क्वेश्चन सिलेबस में है, तो सिलेबस पे स्टिक रहिए। सिविल मैकेनिकल वालों को मिलने दिक्कत इलेक्ट्रिकल से ही है, वैसे इलेक्ट्रिकल वालों को दिक्कत है सिविल मैकेनिकल से। तो ये तो अंडरस्टूड है, डिफरेंट ब्रांच के साथ तो थोड़ा सा तो इशू होंगे, लेकिन जब प्रॉपर वे में आपकी जब सिलेबस कवरेज होगी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जिस भी मटेरियल को फॉलो करते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्टेड है, प्रेजेंट हियर, लेकिन आप एक बार उस चीज को कोशिश कीजिए, अपने एंड से भी टाइम है 10 दिन 5 दिन निकाल करके उस पोर्शंस को कवर करने के, तो वो आपका बहुत ही इफेक्टिव होगा। आपके जो फाइनल रिजल्ट होंगे उसमें इम्प्रूवमेंट उसका दिखेगा। आपको सिलेबस 100% कवर करना, सिलेबस आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप यदि छोड़ रहे हैं तो पीछे वाला देखिए जो कितने सालों से बैठा वो 100% कवर करके जा रहा है, आपसे ऑलरेडी आ गया। अभी छोड़ रहे हैं आप तो एक है जैसे जनरल इंजीनियरिंग में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सर्वेइंग का पार्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ नहीं जाना है, क्योंकि या तो वो सीधा पूछेगा कि करंट किससे मेजर करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं, यानी तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि किसी को पता नहीं। ओके, मतलब सर्वेइंग का जो पार्ट है लास्ट में, जो आप फॉर्मेट में भी नोट्स बनाया गया। हाँ, बिल्कुल। तो बस उसको नोट्स फॉलो कीजिए, और थोड़ा जो क्वेश्चन है यहाँ भी मिल जाएंगे आराम से, तो उस सबको फॉलो कीजिए, हो जाएगा। बहुत ही नहीं कि हम इधर कहीं पीएचडी इधर उधर के चक्कर में जा रहे हैं, सब क्वेश्चन खोज रहे हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिल रहा है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सुमन जी, आपने तो टेस्ट जैसा कि बताया कि अच्छे खासे टेस्ट दिए, टोटल मतलब जो एक साथ मतलब 217 के बाद से लेकर के 19 या फिर 3-20 के लिए प्रिपेयर आप अच्छे खासे पेपर दिए, कुछ आपने सिमिलरिटी फेस किया कि जो फॉर्मेटर में टेस्ट हो रहे थे और बीपीएससी में जो एग्जाम्स हुए, मतलब आपको लगा था कि लेवल कहाँ ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा अपर नीचे था, या फिर लेवल इक्विवेलेंट वगैरह? टेस्ट से तो हम लोग को बहुत बेनिफिट मिला, टेस्ट से बेनिफिट हुआ था, बहुत बेनिफिट मिला था। ओके, यहाँ के और वहाँ के लेवल से, सिर्फ लेवल का नहीं, आप जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आते थे, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट मेन था कि सबसे पहले तो एग्जाम में कॉन्सेप्ट आप हम लोग टेस्ट दिए, फिर रूम पे जाके उसका पूरा एनालिसिस करते थे कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, कितना टाइम हम ले रहे हैं कौन से क्वेश्चंस में, ठीक है, कितना हमको वहाँ एग्जाम में देना है, क्योंकि यहाँ जितना टाइम मिल रहा है उससे थोड़ा कम ही वहाँ मान के चलिए, क्योंकि वहाँ मेंटली प्रेशर रहता है, एग्जाम है, मेन एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगभग लेवल ठीक था यहाँ और वहाँ में, और थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है कुछ क्वेश्चंस का। बहुत अच्छा था टेस्ट का लेवल भी, प्लस क्वेश्चंस भी, सब कुछ अच्छा था। बहुत फायदा मिला, मतलब उससे बेनिफिट हुए थे? बेनिफिट्स होता है, बहुत बेनिफिट्स होता है। ओके, ठीक है। आपके साथ आपके बैचमेट में 3-4 लोग थे ना जिनका? बहुत सारे यहाँ पे जितने भी टॉपर्स थे सबका सिलेक्शन हो गया। आई थिंक जो हमें लग रहा है कि टॉप 10 में जो उनका रैंक आता था सारे बच्चे का सिलेक्शन। ये बात हम अभी भी बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम ये अपनी बुराई करें, मतलब जो फॉर्मुलेटर के टेस्ट सीरीज में हम ऑनलाइन के में तो इफेक्टिवली उतना प्रॉपरली हम मेजर नहीं कर पाते हैं, बट ऑफलाइन में जो बच्चे हैं, जो बच्चे जिनका टॉप 10 है, टॉप 15 में रैंकर हैं, वो मतलब 90% 95% चांसेज हैं कि वो बच्चे सिलेक्ट हुए। और पिछले आप बीपीएससी एपीसी हम देख रहे हैं, यूडीएसडी में मेरे साथ 5 है। अच्छा, आपके साथ 5 है? आपके साथ 5 है? मेरे साथ हम लोग साथ ज्वाइन किया था। 5 है यूडीएसडी में। बताइए, मतलब यहाँ फॉर्मेटर के स्टूडेंट्स? फॉर्मेटर जो हम लोग टेस्ट देते, बताइए, हमें नहीं पता। कुछ लोग वहाँ मिले ना। अच्छा, आप लोग कहाँ से किया? तो हम लोग फॉर्मेटर में टेस्ट देते थे, जो वहाँ तो फिर जानते नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वहाँ में पता चला कि अरे हम लोग तो फॉर्मेटर में ही थे, तब नाम याद आता था कि नहीं आप। अच्छा, लिस्ट में जो नाम आता था तब पता चलता कि नहीं यहाँ से ही है सब। चलिए ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिए, और बस यही बोलेंगे। और थोड़ा सा जो पेपर है जनरल एप्टीट्यूड, उसको कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम एप्टीट्यूड में आपको 50 में 50 करना पड़ेगा। 50 में मतलब यदि मिस्टेक्स होता है तो बीपीएससी का मिस्टेक होना चाहिए, आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो सिलेक्शंस के लिए ये जरूर बात ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात मोटिवेशन, रही बात मोटिवेशन की, बहुत लोग बोलते हैं मोटिवेशन। अब इतनी अच्छी क्लास की जॉब मिल रही है, अब वाइस प्रिंसिपल की जॉब मिल रही है, अब इससे बढ़िया मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। सीधा वाइस प्रिंसिपल बन रहे हैं। अब टीचर वगैरह नहीं बन रहे हैं, लेक्चर वगैरह नहीं बन रहे हैं, सीधे वाइस प्रिंसिपल बन रहे हैं।
तो इससे बेटर, इससे स्टैंडर्ड मोटिवेशंस आप कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस चीज का जरूर ख्याल रखें और उसके अकॉर्डिंग, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सिलेबस बहुत ही कंसाइज है, एक लिमिटेड जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। आपको एप्टीट्यूड तो इंजीनियरिंग का ब्लड में है तो ये चीज, हाँ, तो इस चीज को जरूर ख्याल रखिए और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट होगी, अच्छे से सिलेबस कवर करके सिलेबस जो क्वेश्चंस हैं कोशिश कीजिएगा लास्ट में 150 क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट के रूप में, एज अ होमवर्क के रूप में जरूर लास्ट 10 दिन 5 दिन जरूर दीजिएगा। उसका इफेक्टिवनेस जो उसका होगा इफेक्टिवनेस आपको रिजल्ट में दिखेगा। रेगुलरिटी एकदम मेंटेन करना है, बिल्कुल भी कहीं भी एक दिन गैप नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। काउंटडाउन स्टार्ट है, 20 दिन 25 दिन बाकी है। तुम पूरा लिस्ट बना लीजिए कि अब 25 दिन बचा हुआ है, 25 24 इस तरह से, इस तरीके से लिस्ट बना फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगी नहीं जितना जल्दी हो सके सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करना है, फिर टेस्ट का रिवीजन तो करना ही, टेस्ट जो दिए हैं उसका रिवीजन करना है। वहाँ पे गलती, आपको एक्चुअल गलती वहीं से पता चलता है कि हम कौन से क्वेश्चंस छोड़, कहाँ पे गलती है, कितने मार्क्स में। हाँ, ये भी मैटर करता है। जैसे मैं आउट ऑफ 150 यदि टेस्ट में हमारा 100 नंबर आया या फिर 80 नंबर आया, तो इसको कैसे एनहांस किया जा सकता है, 150 तक या 140 तक हम कैसे पहुंचा। अच्छा, वो ये कहाँ गलती हो रहा है या फिर कहाँ मेरा टाइम जा रहा है। कैसे, ऐसा तो नहीं है कि 3 घंटा में हम 1.5 घंटा एप्टीट्यूड में ही लगा दे रहे हैं। ओके, इस बात पे जरूर ख्याल रखना। टाइम एनालिसिस तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी आप लोग को कोई डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।